ईसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सौवेशं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। शासनपति शमण भगवान महावीर स्वामी भाव पूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्रीना चरणों में भाव पूर्वक वंदन एवं सर्व रत्नाधिक उपकारी महासती जीवना चरणों में भाव पूर्वक वंदन। देवानो प्रिय, हर कोई आत्मा धर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपने लाइफ में धर्म को अप्लाई करने के लिए। राइट? आप सब यहाँ आए हैं किसके लिए? टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या अपने टाइम को श्रेष्ठ बनाने के लिए? श्रेष्ठ बनाने के लिए। हर कोई आत्मा धर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है कि आज शायद कुछ ऐसा मुझे समझ में आ जाए, कुछ ऐसा मुझे जानने मिल जाए जिससे मेरे लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए। आज मुझे कुछ ऐसा समझ में आ जाए जिसे मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं और अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ एंड सिंपल बना सकूं। राइट? आप शिविर के लिए भी आए हैं, लाइव में ऑनलाइन भी प्रवचन सुन रहे हैं, तो सबके पीछे आपका इंटेंशन रहा है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे अपने आप को समथिंग अलग बनाना है, धर्म को अपनी लाइफ में मुझे अप्लाई करना है। अब आप मुझे बताइए कि आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? संपत्ति की या समय की? किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दोनों की, किसी एक की, किसकी? अगर हमें अपनी लाइफ को, अपनी इस आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है तो क्या उसमें संपत्ति काम आएगी या आपकी खुद की समझ काम आएगी? क्या काम आएगी? समझ काम आएगी। और जैसे जैसे हमारी समझ का लेवल अप होता जाता है, जैसे जैसे हमारी समझ का लेवल अप होता जाता है, वैसे वैसे हम शांत होते जाते हैं, हम समाधि भाव में आने लगते हैं। हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक एक प्रसन्नता का भाव दिखता है।
कब? जब हमारी समझ का लेवल अप होता है तब। इसलिए अपनी इस आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर किसी की ज़रूरत है तो वो किसकी ज़रूरत है? तो किस समझ की ज़रूरत है। और जैसे जैसे ये समझ का लेवल अप होता जाता है वैसे वैसे एक शांति का एहसास होता है, एक प्रसन्नता का एहसास होता है, समाधि भाव मिलता है और एक प्रसन्नता आती है, एक स्मित आता है। अब जो समझदार होगा उसके चेहरे पर हमें समाधि भाव दिखेगा, या जो नासमझ है उसके चेहरे पर हमें समाधि भाव दिखेगा? यस, बताइए। जो समझदार है उसके चेहरे पर हमें समाधि भाव, एक शांति, एक पीस उसके चेहरे पर दिखाई देगी। पर जो ना समझ है वो, क्या उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होगी? आप सबके चेहरे पर कभी कभी तो प्रसन्नता आती है ना। तो जो ना समझ है उसके चेहरे पर एक हास्य आ सकता है, जो ना समझ है उसके चेहरे पर एक हास्य जरूर आ सकता है, परंतु समाधि भाव, एक प्रसन्नता का भाव, एक शांति का भाव जिसके अंदर में समझ है ना, उसके अंदर में दिखाई देगा। तो ये समाधि भाव क्या है? कोई बता पाएगा? समाधि भाव यानी क्या? जिसकी आदि व्याधि उपाधि शांत हो गई हो, सम हो गई हो, जो अपने सारी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस स्टेट में रख पाए, उसे कहते हैं समाधि भाव। और परमात्मा कहते हैं कि जिसने कर्म सिद्धांत की समझ पाली ना, जिसने कर्म सिद्धांत की समझ पाली, उसके अंदर में समाधि भाव आ जाता है। वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसे कर्म सिद्धांत की समझ आ जाए। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, जब कोई सिचुएशन आती है, कोई घटना बनती है, कोई प्रसंग आता है, हम उसी में उलझ जाते हैं। राइट और नॉट? आप खुद याद कीजिए, जब भी कोई प्रसंग आता है, कोई सिचुएशन बनती है, हम उसी में उलझ जाते हैं। एवा तमे मुंजाई जाओ, एवा तमे अटवाई जाओ, एवा तमे फसाई जाओ कि एमांथी बहार निकळवानो कोई रस्तो मळे के न मळे। परमात्मा कहते हैं कि यही हमारी नासमझ है, जिसके कारण हम सिचुएशन में उलझ जाते हैं। परंतु हमारे पास जो समझ आ जाए, किसकी समझ? कर्म सिद्धांत की समझ अगर हमारे पास आ जाए तो हम किसी भी सिचुएशन में उलझेंगे नहीं, परंतु उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। आज तक यही करते आए हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे साथ अब ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे करूँगा, अब मेरे साथ कैसे होगा, मैं इसके लिए क्या जवाब दूँ, मैं इसके लिए अब रिस्पॉन्सिबल हो गया। इन्हीं छोटी छोटी बातों में हम ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि थोड़े बहुत फ्री भी होते हैं। जैसे ही अपना डेली रूटीन फिनिश हो, हम थोड़े बहुत भी माइंड से रिलैक्स और फ्री होते हैं, वही पुरानी बात, वही पुराने शब्द फिर से हमारे मन दोहराना शुरू कर देते हैं। गाय जेम લીધેલું ભોજન બેસીને વાગોડે ને, કંઈક એવું જ આપણી સાથે થાય। બની ગયેલી એ ઘટના હોય, જેવા ફ્રી થઈએ એક જગાએ બેસીએ, જેમ ગાય પણ એક જગાએ બેસે અને પછી વાગોડે, એમ આપણે પણ એક જગાએ જેવા બેસીએ ને, જેવા ફ્રી થઈએ ને એટલે વાગોડવાનું શરૂ। पर आज से क्या करना है? વાગોડવાનું આજ સુધી કરતા રહ્યા છીએ, પરંતુ હવે પચાવતા શીખવું છે। આજ સુધી વાગોડવાનું તો ઘણું કર્યું, પરંતુ હવે પચાવતા શીખવું છે।
एना માટે જ इसीलिए आज ये कर्म सिद्धांत क्या है वो समझना है। जिसके पास इस कर्म सिद्धांत की समझ आ जाती है वो सिचुएशन में से बाहर निकल सकता है। वो सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्थिर रख सके उसका पुरुषार्थ कर सकता है। परंतु आज तक हमने क्या किया है, हम उसमें इतने उलझ गए हैं, इतने फंस गए हैं कि वही सोच सोच कर डिप्रेशन, नाम तो सुना होगा ना डिप्रेशन का, सिर्फ सुना ही है या उसका अनुभव भी किया है? किसी ने उसका अनुभव भी किया है और किसी ने सिर्फ नाम सुना है। ये डिप्रेशन आता है, खुद तो डिप्रेशन में आते हैं परंतु आसपास वाले, वो आसपास वाले भी हमसे नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे कारण, हमारी नेगेटिविटी के कारण वो नेगेटिविटी उनमें भी स्प्रेड होने लगती है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हम उलझ जाते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिसमें हम फंस जाते हैं। एवा तमे मुंजाई जाओ, एमा तमे अंदर 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 एवा फसाई जाओ ने कि एमांथी क्यारेय बहार ज न निकली शको। और ऐसी कई सारी सिचुएशंस में से आज हम एक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और उस सिचुएशन का नाम है आक्षेप। ये आक्षेप क्या होता है? ब्लेम, ओके। आक्षेप यानी बिना गुने किसी को गुनहगार ठहराया जाए उसे आक्षेप कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स, ब्लेम। मिस्टेक नहीं है फिर भी आप ही ने मिस्टेक की है ऐसा किसी पर आरोप डाला जाए उसे आक्षेप कहा जाता है। क्लियर? अब ये आक्षेप के दो सिचुएशंस होती है। फर्स्ट सिचुएशन, हम किसी पर आक्षेप डालें, और सेकंड सिचुएशन, कोई हम पर आक्षेप डाले। दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट? और ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा कि कभी आपने आक्षेप डाला हो तो कभी कभार आप पर भी आक्षेप आता है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती है क्यों, उसे सोचते हैं। तो उसके दो रीजंस है। ये दो पॉसिबिलिटी की दो रीजन है। फर्स्ट, हमारी मिस्टेक है, इट्स आवर मिस्टेक, इसलिए हम पर आक्षेप आया है, हम पर किसी ने ब्लेम किया है। और सेकंड, हम किसी पर ब्लेम करते हैं बिकॉज इट इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? आइदर इट इज आवर मिस्टेक और इट इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, उसकी वजह से आक्षेप होते हैं। क्लियर? अब ये आक्षेप को और डिटेल में समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एक दृष्टांत देखते हैं। बहुत ही कॉमन है पर उसे समझते हैं। आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी ने आपको इनवाइट किया है, आप किसी के फंक्शन में गए थे, रिटर्न आते आते आपको बहुत लेट हो गया। पूरे दिन का वो फंक्शन था, आप इतने टायर्ड थे, इतने थक चुके थे कि आपने अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए, आपकी जितनी ज्वेलरी थी वो सब आपने निकाल कर एक कबर्ड के एक ड्रॉवर में उसे रख दी। इतने थके हुए थे कि आप सो भी गए। लेट हुआ था प्लस आप थके हुए भी थे, तो सेकेंड डे उठने में आपको लेट हो गया। अब आप सवेरे 2 आवर्स, आपका जो रूटीन है उससे आप 2 आवर्स लेट हो, तो वो 2 आवर्स को कैचअप करने के लिए आप अपने रूटीन में जुड़ गए। अपना जो डेली रूटीन था वो सारा आपने फिनिश किया, आधा दिन उसमें बीत गया और फिर आपको याद आई आपकी उस ज्वेलरी की, जो ज्वेलरी कल रात को आपने किसी कबर्ड के किसी ड्रॉवर में उसे छोड़ी थी। अब जैसा ही आप कबर्ड ओपन करो, वो ड्रॉवर ओपन करो और आपको वो ज्वेलरी वहाँ ना दिखे, अब क्या होगा? यस, चलो एक बार नहीं मिली, आपने फिर से सर्च किया,
दोबारा नहीं मिली, आपने तीसरी बार सर्च किया, शायद वो ड्रॉवर नहीं, ऊपर नीचे के जो शेल्फ्स थे वो भी आपने देख लिए। आपने याद करना भी शुरू किया, सोचना शुरू किया कि कल मैंने क्या किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, और आप अपने आप को कह भी रहे हो ये मेरा डेली रूटीन है। हमेशा जब भी मैं इवेंट से आती हूँ, किसी फंक्शन से आती हूँ, मेरी आदत ही है इसी कबर्ड में, इसी ड्रॉवर में मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, और अब वो नहीं है। अब क्या होगा? घर में ही पड़ी हुई कोई चीज़ अब हमें नहीं मिल रही तो क्या होगा? यस, सीधा आक्षेप, सीधा ब्लेम, और वो भी किस पर? वो बेचारे सर्वेंट पर, कि ज़रूर उस सर्वेंट ने ही लिया होगा। नहीं मिल रहा है इसलिए ज़रूर किसने लिया होगा? तो उस सर्वेंट ने ही लिया होगा। और उसमें भी अब हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। वैसे तो सर्वेंट को रोज़ मेरे रूम से झाड़ू निकालने में 2 ही मिनट लगती है। रोज़ उसे डांटती हूँ, रोज़ उसे कहती हूँ कि थोड़ा अच्छे से झाड़ू निकाला करो। 2 मिनट में, अभी तो रूम में अंदर गए नहीं और तुरंत ही झाड़ू निकाल कर बाहर आ जाते हो, अच्छे से सफाई नहीं करते हो। और आज जब मैं बाहर बैठी थी, फ़ोन पर बात कर रही थी, तब मैंने देखा, हाँ, आज ही वो जो सर्वेंट थी उसे रूम क्लीन कर कर बाहर आने में बहुत टाइम लगा। अब तो पक्का उसी ने लिया होगा। और आगे सोचते हैं, वैसे भी वो पिछले 2 हफ्ते से कह रही है अब मेरा पगार बढ़ा दो, और उसके लिए मैं उसे मना कर रही हूँ, इसलिए ज़रूर उसी ने ही ये किया है। क्या हो गया? सीधा आक्षेप, वो भी किस पर? तो किस सर्वेंट पर। अब उसका परिणाम, उसका रिजल्ट यहाँ हमें समझना है। कर्म का सिद्धांत, ये कर्म के सिद्धांत की समझ को यहाँ हमें अप्लाई करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हमारी डेली लाइफ में यही होता आ रहा है। थोड़ी सी कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए ना मिले और तुरंत ही हमारा मन तो मन किसी पर आक्षेप डाल देता है। आज हमने आक्षेप डाला, अब उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ज़रूर आएगा। और क्या आएगा? हमने आक्षेप डाला है, कोई गुनहगार नहीं है, फिर भी हमने उसे गुनहगार ठहराया है, इसलिए इन फ्यूचर क्या होगा? हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हमारा कोई गुनाह नहीं होगा, फिर भी विदाउट एनी मिस्टेक, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम पर आक्षेप आएगा और ज़रूर आएगा। और जब ये आक्षेप हम पर आता है, अब ध्यान से समझिए, ये आक्षेप जब हम पर आता है तब क्या होता है? तब हमारा माइंड स्टेबल रहता है, हम अपने आप को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। या फिर क्या करते हैं? 2 चीज़ें होंगी वहाँ पे भी। आइदर हम उसी में उलझते जाएंगे, अरे मुझ पे आक्षेप आ गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे करूँगा, अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, मुझ पे कलंक लग गया, अब क्या लाइफ टाइम यही कलंक रहेगा? या तो उसी में उलझते जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या करेंगे? अपने आप को राइट प्रूव करना शुरू करेंगे। मेरे पास प्रूफ्स है, मैं बता सकती हूँ, मैंने नहीं परंतु उसने किया है, मेरी मिस्टेक नहीं परंतु उसकी मिस्टेक है, ये मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। आइदर हम अपने आप को राइट प्रूफ करने में लग जाएंगे, और एल्स हम अपने आप को उसी में थोड़ा उलझा के छोड़ देंगे। यही हमारी मिस्टेक है। परमात्मा कहते हैं, हम पर आक्षेप आया है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग, ज़रूर पास में हमने आक्षेप डाले हैं, इसीलिए आज हम पर आक्षेप आया है। अब उस वक्त अपने आप को एक्सेप्ट करने की वजह, आइदर हम उसमें उलझ जाते हैं, वरना हम अपने आप को राइट प्रूफ करने में लगते हैं, तो जो कर्म का बैलेंस हमें करना था वो हम नहीं कर पाए।
आज जहां हमारी बात आक्षेप पर चल रही है, तो इस आक्षेप को आप और डीप जाकर थोड़ा सोचेंगे ना, इस आक्षेप वर्ड पर, जो आक्षेप हम पर डाले जाते हैं या हम किसी पर आक्षेप डालते हैं, उस बात को आप जरा और डीप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स क्या होते हैं। नो योर रूट्स शिविर चल रही है हमारे रूट्स तक पहुंचना है। हम पर आक्षेप आया क्यों, उसके रूट तक पहुंचो। तो बट ऑफ कोर्स है, किसी पर हमने आक्षेप डाला था इसलिए आज आया है, थोड़े के रूट्स तक पहुंचे। अब और रूट्स तक जाना है कि ये आक्षेप डालते हैं क्यों, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम आक्षेप डालते हैं, हम किसी को गुनहगार मान लेते हैं। क्या करते हैं हम, ज़रा सोचिए, क्लोज योर आइज, ज़रा सोचिए। ये तो हमारी शिविर चल रही है, हमें खुद हमारे रूट्स तक पहुंचना होगा। नो योर रूट्स। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम आक्षेप डाल देते हैं। यस, ओपन योर आइज। किसी को कुछ याद आया, कोई कुछ बता पाएगा? कामचोरी, ओके। प्रमाद, यस। आक्षेप क्यों डाल देते हैं जी? आक्षेप के हमारे संस्कार पड़ गए हैं, हमारे अंदर में आक्षेप डालने के ये संस्कार पड़ गए हैं कि कुछ पर हम पर कुछ आए उससे पहले हम किसी और पर डाल दें। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये रूट्स क्या होते हैं। एक, हमारी गैर समझ है, हमारी अनसमझ है, हमारी ना समझ है, जिसके कारण हम आक्षेप डालते हैं। आक्षेप करने का एक रीजन क्या, हमारी ये ना समझ है, इसके कारण हम आक्षेप डालते हैं। अगर हमारे पास समझ आ जाए जो भी हो रहा है मेरे कर्म अनुसार हो रहा है, आक्षेप आया है ज़रूर मैंने पास्ट में किया होगा, ये समझ अगर आ जाए तो उस आक्षेप को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? यस, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए सबसे फर्स्ट रीज़न आक्षेप हम करते हैं, वाई? क्योंकि हमारी नासमझ है। सेकेंड रीज़न, हमारी चित्त की चंचलता है। ये चंचलता क्या होती है? चंचलता किसे कहा जाता है? चंचल होना यानी क्या? स्थिर ना होना उसे कहते हैं चंचल होना। अभी ही आपने अपना ड्रॉवर ओपन किया था, आपने ज्वेलरी नहीं है वो देखी, और जैसे ही पता चला ज्वेलरी नहीं है इसलिए तुरंत ही आपने आक्षेप डाल दिया। यह है हमारे चित्त की चंचलता। हमने अभी सोचा भी नहीं, हमने अभी तक कुछ विचारा भी नहीं, कुछ नहीं, और सीधा बिना सोचे बिना समझे हमारी ये चित्त की चंचलता है, जिसके कारण आक्षेप तुरंत ही किसी पर आता है। थर्ड, हमारा ओवर थिंकिंग। जैसे ही ज्वेलरी नहीं मिली हमारा ओवर थिंकिंग स्टार्ट। सर्वेंट ने ही लिया होगा, वैसे भी उसे आज झाड़ू निकालने में बहुत टाइम लगा, उसी ने किया होगा। उसे सैलरी ज़्यादा चाहिए इसीलिए उसने ही किया होगा। यही है हमारी ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से हम आक्षेप करते हैं। फर्स्ट रीज़न था हमारी नासमझ, सेकंड हमारी चंचलता,
थर्ड, हमारा ओवर थिंकिंग जिसकी वजह से हम आक्षेप करते हैं। और फोर्थ रीजन, हमारे अंदर में सामने वाले के लिए इम्प्रेशन सेट है। हमारे अंदर में सामने वाले इंसान के लिए इम्प्रेशन सेट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टडी टेबल पर आऊं और उस स्टडी टेबल पर मुझे मेरी पेन ना दिखे, इसलिए तुरंत ही मैं आक्षेप डालती हूँ कि ज़रूर मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने ही वो पेन ली है, उसकी तो आदत ही है बिना पूछे कुछ भी ले लेना। पास्ट में भी उसने कई बार मेरी चीज़ें बिना मुझे पूछे ही ले ली है, इसलिए ज़रूर ये पेन भी उसी ने ली है। क्या हुआ? हमने हमारे आक्षेप को सीधा। और उसी सिस्टर को ढूंढने ढूंढने में आप जैसे स्टडी रूम से बाहर हॉल में आते हैं, आप हॉल में मम्मी को सोफ़ा पे बैठे देखते हैं। मम्मी दूध वाले का बिल बना रही है, काउंटिंग कर रही है, उसकी हाथों में पेन है, और हमने तो आक्षेप किस पर डाला? सिस्टर पर। ऐसी बहुत ही कॉमन चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। आज तक आपने किसी ना किसी पर आक्षेप डाला ही होगा। सोचिए, विचार कीजिए। सर्वेंट पे तो बिना वजह ही मन से एक बार तो आक्षेप डाला होगा, पर उस आक्षेप करने के बाद जब पता चले आधा दिन बीत जाए, शाम पड़ जाए, अब घर का अपना दूसरा कबर्ड रूम का ओपन करो और उसी का ड्रॉवर ओपन करो। फर्स्ट कबर्ड का राइट ड्रॉवर ओपन किया, उसमें ज्वेलरी नहीं दिखी और आपने आक्षेप डाला था। अब सेकंड कबर्ड का वही राइट ड्रॉवर ओपन करो, आपको ज्वेलरी मिल जाए। अरे ज्वेलरी तो यहीं पर है। पर उस वक्त हमें देखना है, अपने आप को एनालाइज करना है, उस वक्त क्या किया? क्या सर्वेंट को सॉरी कहा? उस वक्त क्या हमने सर्वेंट को फिर सॉरी कहा? आक्षेप डालते वक्त तो आक्षेप डाल दिए, परंतु फिर उसे रिटर्न लिया नहीं लिया। प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ होती है। सिस्टर ने ही पेन ली होगी, उसकी आदत है बिना पूछे मेरी चीज़ें लेना। अब जैसे ही पता चला कि पेन सिस्टर के पास नहीं परंतु मदर के पास है, क्या अपने वर्ड्स हमने वापस लिए? वो हम भूल जाते हैं। हमने 4 रीजंस देखे, 4 रूट कॉज देखे जिसकी वजह से ये आक्षेप लगते हैं। रिपीट, फर्स्ट क्या था? हमारी नासमझ। सेकंड, हमारी चित्त की चंचलता। थर्ड, हमारा ओवर थिंकिंग। और फोर्थ, हमारी इम्प्रेशन सेट है। सब लोगों के लिए हमारी इम्प्रेशन सेट है। हमने पहले से ही सबको जज करके रखा है। मुझे मालूम ही है वो हमेशा झूठ बोलती है, इसलिए आज भी उसने जो बोला होगा झूठ ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी कई बार मैंने उससे पकड़ा है झूठ बोलते हुए, इसलिए आई नो वो लायर है, वो हमेशा झूठ बोलती है। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि अब जो उसने बोला है वो सच बोला है? उसमें भी आधा झूठ तो होगा ही, और हमने आज इस बार उस पर आक्षेप डाल दिया। पर हो सकता है कि इस बार वो सही बोल रही हो, परंतु हमारे अंदर में पहले से जजमेंट सबके लिए, इम्प्रेशन सबके लिए सेट है, इसीलिए आक्षेप होता है। हमने रूट्स तो देख लिया, अब उस रूट्स को निकालने तो होंगे। रूट्स को हम ना निकाले, सिर्फ ऊपर से जो कांटे हैं सिर्फ उसी को निकालेंगे तो कांटे तो फिर उग जाएंगे। उसके रूट्स को देखा हमने, अब रूट्स तक जाकर उसे निकालना भी होगा। फर्स्ट था हमारी नासमझ, तो उसके लिए क्या करना होगा? वेरी सिंपल, अपनी समझ को बढ़ानी होगी। और कौन सी समझ? कर्म सिद्धांत की समझ। और वो भी क्या? मेरे साथ जो हो रहा है मेरे कर्म के अनुसार हो रहा है।
मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही किए हुए कर्म है। अगर आक्षेप आया है तो ज़रूर पास्ट में मैंने किया होगा, इसीलिए आज मुझ पर आया है। ये समझ जो आ जाए तो वो ना समझ की वजह से हम जो आक्षेप करते हैं वो ऑटोमेटिक स्टॉप होगा। यस। सेकंड, हमारी चित्त की जो चंचलता है उसे निकालने के लिए, उस रूट्स को निकालने के लिए, अब चंचलता है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्थिर हो जाना। तो हमें स्थिर होना होगा। और वो कैसे? परमात्मा कहते हैं अभिक्षणम कौसक कार्य, कौसक करो, समय समय कौसक करो, समय समय ध्यान में आओ। आपको चाहिए तो अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर दीजिए। एवरी आवर एक रिमाइंडर आएगा जो आपको कहेगा डिस्कनेक्ट हो जाओ, जो आपको कहेगा इधर आप कौसक कर लो, इधर आप एक नमस्कार मंत्र गिन लो, या 1 मिनट के लिए आप श्वासोश्वास पर निरीक्षण करो, 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे कोई ना कोई रीज़न से हमें डिस्कनेक्ट होना है। किससे? हमारे इस संसार से डिस्कनेक्ट होना है। अगर एवरी आवर भी आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, जो एक्चुअली तो नहीं है, पर फिर भी अगर आपको लग जाए कि एवरी आवर अपने आप को डिस्कनेक्ट करना मुश्किल है, तो एटलीस्ट आप एक वर्क फिनिश करो और दूसरे वर्क में ज्वाइन हो, उसके पहले आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में वर्क कर रहे थे, आपका कुकिंग का वर्क फिनिश हुआ, अब आप हॉल में जाकर कोई और वर्क में जुड़ रहे हो, उसके पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट करो कि ये किचन में मैंने जितना भी कार्य किया, जो भी हुआ, जितना भी पाप मुझसे सेवन हुआ, अब मैं उससे डिस्कनेक्ट होता हूँ। आप ऑफिस में है, आपके एक क्लाइंट गए, दूसरे क्लाइंट आए, उस दोनों के बीच में आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ। इधर एवरी आवर आप डिस्कनेक्ट होना सीखिए, तो अपनी ये जो चंचलता है वो रिड्यूस होती जाएगी। जैसे ही हम स्थिर होते जाएंगे, हमारे अंदर में एक्सेप्टेंस लेवल आने लगेगा, और जो सीधा किसी पर आक्षेप लगाना है वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। थर्ड, हमारा ओवर थिंकिंग। इसमें हम क्या करेंगे? अब ऑलरेडी मैंने एक रीज़न तो बता दिया है कि चंचलता को हटाने के लिए स्थिर होना है, उसके लिए हमें क्या करना है? तो कि कौसक करना है, ध्यान करना है, या फिर जो हमारे थॉट्स हैं वो थॉट्स को आपको कट करने हैं। तो वो ऑलरेडी चंचलता को घटाने में हमने यूज़ किया। तो अब ओवर थिंकिंग के लिए आप क्या करेंगे? ओवर थिंकिंग के लिए जैसे ही पता चले कि हमारा ओवर थिंकिंग हो रहा है, जैसे ही पता चले कि अब हमारा ओवर थिंकिंग चल रहा है, हमने सर्वेंट पे आक्षेप डालने के लिए बहुत सारे ओवर थिंकिंग्स कर चुके हैं हम, कि ज़रूर उसी ने लिया होगा, उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसने पगार बढ़ाने के लिए कहा था, उसने आज रूम क्लीन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। जैसे ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, अपने आप को कहो वेट, थिंक एंड देन रिएक्ट। जैसे ही ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करे, अपने आप को कमांड दीजिए। क्या कमांड देना है? वेट। जो सोच रहे हो थोड़ा सा वेट, थिंक एंड देन रिएक्ट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? हमारे रूट्स को निकालने में हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारी ना समझ है, उसमें हमें हमारी समझ को बढ़ानी है। और वो कौन सी समझ? जो हो रहा है कर्म के अनुरूप हो रहा है। सेकंड, हमारी चित्त की चंचलता को रिड्यूस करने में क्या करना है? अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। थर्ड, हमारा जो ओवर थिंकिंग है उसके लिए क्या करना है? वेट, थिंक एंड देन रिएक्ट। और अब लास्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे माइंड में इम्प्रेशन सेट है।
क्या लगता है आपको कि आप जितने भी लोगों को मिलते हैं उन सबके लिए आप एक माइंडसेट रखते हैं? सबकी एक एक इम्प्रेशन आपके माइंड में सेट है, और सेकेंड टाइम जब आप उससे मिलते हैं उसी इम्प्रेशन के साथ उसे कंपेयर करते हैं, और वो जैसे ही मैच हो इसलिए इम्प्रेशन और ज़्यादा सेट होती है उस पर, और थर्ड इम्प्रेशन, उस पर फोर्थ इम्प्रेशन, उस पर फिफ्थ इम्प्रेशन लगती ही जाती है, और वो हमारा जजमेंट बन जाती है कि हाँ ये ऐसा ही है। हमारे अंदर में इम्प्रेशन सेट है। उपाश्रय में आओ और अगर चप्पल ना मिले, उपाश्रय में आओ और अगर चप्पल ना मिले, अगर चप्पल अपनी जगह पे ना दिखे, तो हमारे अंदर में इम्प्रेशन सेट है, ज़रूर किसी ने हमारे अंदर में इम्प्रेशन सेट है कि वो सामने वाला झूठ बोलता है। कई बार उसने झूठ बोला है, मेरे अंदर में इम्प्रेशन सेट है, इसलिए आज भी मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी बातें की वो आधी तो गलत ही होगी। इस इम्प्रेशन जो माइंड में सेट है उसके लिए क्या करेंगे? निकाल देंगे? हो पाएगा पॉसिबल निकालना? सॉरी, ओके। गुरुदेव हमेशा समझाते आए हैं कि जो पास्ट की इम्प्रेशंस सेट की है उसे ओवरकम कीजिए, उस पर दूसरी इम्प्रेशंस डालना शुरू कर दीजिए। जैसी ही दूसरी इम्प्रेशंस लगना शुरू होगी वो पुरानी इम्प्रेशन धीरे 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 कम होती जाएगी। अब मुझे पता ही है कि मेरे अंदर में सामने वाले के लिए इम्प्रेशन सेट है कि वो ज़्यादातर असत्य वचन का प्रयोग करते हैं, तो उस नेगेटिविटी के सामने मुझे पॉजिटिव इम्प्रेशंस डालनी है। उसके अंदर में जो भी पॉजिटिव गुण है वो अंदर में इम्प्रेशन सेट करने हैं कि वो वैसे तो असत्य बोलते हैं परंतु उसमें गुण भी है, वो सबके लिए सेवा बहुत अच्छी करते हैं। जैसे ही उसे पता चले किसी को हेल्प की ज़रूरत है वो तुरंत ही हेल्प के लिए दौड़ते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट मिला, उसे इम्प्रेशन सेट कर दीजिए, उसके और गुण देखना शुरू कर दीजिए कि वो वैसे तो असत्य बोलते हैं परंतु दिल के साफ है, जो मन में है वो बोल देते हैं, अंदर ही अंदर रख कर किसी और को नेगेटिविटी पास तो नहीं करते। मुझे फिर से उसका गुण दिखा, उसके इम्प्रेशन सेट करो। जैसे जैसे गुड इम्प्रेशंस बढ़ती जाएंगी, जो नेगेटिव इम्प्रेशंस है वो नेगेटिव इम्प्रेशंस ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। कहा जाता है ना, ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर में आप थोड़ा वाइट डालो, थोड़ा वाइट डालो, थोड़ा वाइट डालो, तो वो जो ब्लैकनेस है वो ऑटोमेटिक क्या होगी? फेड होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो इम्प्रेशंस सबके लिए सेट है उसे क्या करना है? उसे ओवरराइट करनी है, गुड इम्प्रेशंस के साथ उसे ओवरराइट करनी है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स, याद रहेगा? क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था? हमारी ना समझ, उसके सामने क्या करेंगे हम? हमारी समझ को बढ़ाएंगे, कर्म के अनुसार होता है वो। सेकंड, हमारी चित्त की चंचलता है, उसके लिए हम स्थिर होंगे, हम डिस्कनेक्ट होना शुरू करेंगे। आइदर कौसग हो सकता है, ध्यान हो सकता है, कोई भी अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं। थर्ड, हमारा ओवर थिंकिंग है, उस ओवर थिंकिंग के लिए यस, वेट, थिंक एंड देन रिएक्ट। एंड लास्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे अंदर में इम्प्रेशंस सेट है, जो इम्प्रेशंस सेट है उसे मुझे ओवरराइट करना है। बैड इम्प्रेशंस सेट है, उसे गुड से ओवरराइट अगर होते गए तो ऑटोमेटिक जो तुरंत ही किसी पर आक्षेप डालना होता है, किसी को आक्षेप देना होता है, वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होता जाएगा। ये हमारी शिविर चल रही है, नो योर रूट्स। आज तो हमने एक हमारे अंदर का जो अवगुण है, एक जो हमारे अंदर की कुवृत्ति है उसे देखा।
परंतु आज आपको पता चला कि अपने अंदर की जो बैड हैबिट्स हैं, हमारा जो बैड नेचर है, हमारा जो बैड बिहेवियर है, उसे कैसे एनालाइज किया जाता है, राइट। आज हमने ये देखा, ये समझा, आगे जाकर आपको खुद अपने अंदर में क्या क्या नेगेटिविटी है वो देखनी है, किस किस प्रकार सी नेगेटिविटी है उसे समझनी है, उसके रूट्स तक जाना है। नो योर रूट्स, उसके रूट्स तक जाकर रूट के साथ ही उसे बाहर निकालना है। रूट्स के साथ अगर अवगुण बाहर निकला तो ही काम का है, और अगर नहीं निकल पाया तो वो अवगुण आज नहीं तो कल फिर से सामने आने ही वाला है। और सबसे सिंपलेस्ट वे बताए, ये जो 4 रीजंस हमने देखे उसमें भी ये भी अगर हमसे ना हो पाए, वैसे तो बहुत इजी है, पर अगर वो भी ना हो पाए तो सबसे सिंपल है, मुझे मेरे अवगुण दिखने लगे हैं। पहले जो मुझ में मेरे अवगुण दिखते ही नहीं थे, मुझे लगता था आई एम परफेक्ट, मुझ में कोई अवगुण ही नहीं है, अब मुझे मेरे अवगुण दिखने लगे हैं। मैं शायद इतना सक्षम नहीं हूँ कि खुद अपने आप से मेरे अंदर में रहे उस अवगुण को बाहर निकाल पाऊँ। मैं शायद इतना सक्षम नहीं हूँ कि मेरे अंदर में जो नेगेटिव गुण है, जो नेगेटिव अवगुण है, उसे मैं खुद ही रूट्स के साथ उसे बाहर निकल पाऊँ। शायद मैं सक्षम नहीं हूँ, परंतु गुरुदेव, परंतु गुरुदेव आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं। शायद मैं मेरे अवगुण ना देख पाऊँ, शायद मैं मेरे अवगुण को ना निकल पाऊँ, परंतु मुझे इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा ज़रूर है कि गुरुदेव आप मेरे इन अवगुण को देख भी सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। मैं शायद रूट्स के साथ उस अवगुण को बाहर ना निकल पाऊँ, परंतु गुरुदेव आप इतने सक्षम हैं कि मेरे अंदर में रहे उस अवगुण को आप निकाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट कीजिए परम गुरुदेव को, बार बार रिक्वेस्ट कीजिए परम गुरुदेव को कि मुझे मेरे अवगुण दिखे हैं, मैं खुद शायद ना कर पाऊँ, पर मुझे इतना विश्वास है कि आप कर सकते हैं, आप मेरे पास करवा भी सकते हैं। अगर हम हमारे उस अवगुण की झोली उनके चरणों में सौंपेंगे, तब जाकर वो अवगुण हमसे दूर होगा। तो बार बार की हमारे अंदर की भी वो रिक्वेस्ट हो, हमारे अंदर भी बार बार परम गुरुदेव के चरणों में वो रिक्वेस्ट हो कि गुरुदेव आप ही है जो हमारे अवगुण को बाहर निकाल सकते हैं, एक आप ही है जो हमें शुद्ध बना सकते हैं। हमें इतना विश्वास है कि गुरुदेव आप करने के लिए समर्थ है। तो मैं परम गुरुदेव आपसे बार बार विनती करता हूँ कि ये एक अवगुण जो आज मुझे दिखा है, कौन सा? आक्षेप का, कि मुझसे भी आक्षेप लग जाते हैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी रीज़न, बिना सोचे बिना समझे मेरे अंदर की भी वृत्ति रही है, क्योंकि मेरे अंदर में सबके लिए माइंड सेट है। उस माइंड सेट की वजह से मैं भी सब पर आक्षेप डालता आया हूँ। आज मुझे पता चला है कि मेरे अंदर में ये अवगुण है, तो मैं गुरुदेव आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे इस अवगुण को दूर कीजिए। जब बार बार ये विनती होती है, बार बार ये विनती होती है, तब ऑटोमेटिक हमारे अंदर का वो अवगुण हमसे दूर होना शुरू होता है। हमें भी पता नहीं चलेगा, हमें भी समझ में नहीं आएगा और किस तरह हमारे अंदर का वो अवगुण हमसे दूर होना शुरू हो जाएगा। एक बार ट्राई कर ले गुरुदेव को रिक्वेस्ट करने की कि हमारे अंदर में हमें पता चला है कि ये एक अवगुण है, तो चलिए रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके हम भाव से परम गुरुदेव को मन ही मन कहना शुरू कर दीजिए, मेरे अंदर की ये एक कुवृत्ति आप दूर करें, मेरे अंदर में रहा ये एक अवगुण आप दूर करें, मेरे अंदर में रही ये बैड हैबिट को
गुरुदेव आप दूर करें। मैंने प्रयत्न बहुत किया पर मेरा प्रयत्न व्यर्थ गया। मैंने कोशिश बहुत की पर मैं ना कर पाया। पर आज गुरुदेव आपको रिक्वेस्ट है, मुझने शिखवाड़ी अनन्य कृपा मुझ पर वरसावी। आत्मकल्याणनी राह बतावी, करुणा मुझ पर अविरत बहावी। करुणा मुझ पर अविरत बहावी। उपकार तारो हे गुरु, हे गुरु, सर्वस्व तुझने अर्पण करूं। हे गुरु, उपकार तारो हे गुरु। सर्वस्व तुझने अर्पण